गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर इरा का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी फर्स्ट चैप्टर का ही है वो, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। चैलेंज का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, एक चुनौती ही समझ लो आप लोग, ठीक है। और बाइपोलैरिटी इन द सेंस टू पोल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ के लिखते हैं तो बाय का मतलब क्या आता है यहाँ पर, टू, और पोल का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, टू पोल्स, ठीक है। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो था वो पूरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि दो ही राइवलरी अलाइंसेस फॉर्म किए गए थे, जो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही डिवीज़न हुआ था पूरे वर्ल्ड का, ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक बना था। तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरा वर्ल्ड जब डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप जो था वो उसको क्या बोला जाता था, यूएसएसआर की वह अलाइंस बनाया था उन्होंने उनके साथ मिलके। और वेस्टर्न पार्ट जो था जिसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था, वो किसके साथ उन्होंने मिलकर अलाइंस बनाई थी, यूएसए के साथ मिलकर। तो एक और ब्लॉक था जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में लिटिल बिट नॉलेज दी थी नाम के बारे में, दैट मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी उस कि ये जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलायंस बनकर सामने आया था। तो उस टाइम पर थ्री लीडर्स जो थे उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। फर्स्ट जो थे फ्रेंडली सर्कल वाले, यूगोस्लाविया, उनके जो लीडर थे जिससे ब्रॉन्ज टीटो, ठीक है। उनकी लीडरशिप, इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया जो थे, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। और उसके बाद इजिप्ट के जो लीडर थे गमाल अब्दुल नासिर जो थे, इन तीनों की लीडरशिप जो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही एफिशिएंट, अब भी आप लोग बोल सकते हो, बहुत ही अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, मीटिंग की 1956 में, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग क्या करेंगे, नाम को फॉर्म करेंगे। इंडोनेशिया सुकुरानो, इंडोनेशिया के जो लीडर थे उनका नाम क्या था, सुकरनो, ठीक है। उसके बाद घाना के जो लीडर थे उनका नाम था क्वेम निक्रुमा, ठीक है, निक्रुमहा, ठीक है। और उन्होंने भी इन तीनों लीडर्स को सपोर्ट किया। दैट मीन्स जिस टाइम नाम की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर उस पर कितने मेंबर्स थे, ओनली 5 मेंबर्स थे। और 5 मेंबर्स में आप लोगों को ऑलरेडी हर दिन बताती रहती हूँ कि मतलब जितने भी लेक्चर्स हुए होंगे कहीं ना कहीं बीच में बताया ही होगा 2-3 बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और घाना, ठीक है। ये सब जो नेशंस थे, ये नेशंस इन्होंने अलग से अपना एक अलाइंस फॉर्म किया था जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि ये जो लीडर्स, ये जो 5 लीडर्स थे उनको फाउंडर ऑफ नाम भी कहा जाता है। मतलब यही 5 मेंबर्स थे जिन्होंने नाम अलाइंस को फॉर्म किया था। फर्स्ट ये नाम अलाइन मूवमेंट जो था इसका समिट कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कौन सी प्लेस पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। नाम का फर्स्ट जो समिट था वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। और उस समिट के जो 3 फैक्टर्स थे उसमें किन चीज़ों के बारे में बातचीत करी गई, आइए मैं वो आप लोगों को 3 फिगर्स बताती हूँ। वो जो 3 मेन फैक्टर्स थे जिनके बारे में बात करी गई थी। फर्स्ट था कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़। कहा गया कि हम लोगों को क्या करना है, जो ये नाम कंट्रीज़ है ना 5, चाहे वो इंडिया है, यूगोस्लाविया है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, और कौन सा है, इजिप्ट है, ठीक है। तो इन सभी के साथ हम लोग को घाना है, सॉरी। तो ये 5 जो हैं, 5 नेशंस जो हैं वो क्या करेंगी, कॉपरेट करेंगी। और जब उनको किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो एक दूसरे को असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या था, ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशंस जो थी, उनके अरीनाज जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने इस डिसीजन के ऊपर बातचीत करी, इस पॉइंट के ऊपर बातचीत करी। नेक्स्ट उसके बाद है ड्रामेटिक एंट्री ऑफ एनी न्यू। अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो भी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अगर वो चाहती हैं कि हम लोगों को एंटर होना है नाम में, सो आप उनको क्या करोगे, एंट्री के लिए उनको मतलब प्रोत्साहन दोगे, उनको भी मतलब कुछ लिमिटेशंस नहीं लगाओगे उनके ऊपर। और 1960s में देखा गया 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स जो थे वो यूएनओ में इंसर्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये बोला गया कि ये जो नाम
अलायंस था उसने बहुत सारे नेशन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट भी करवाया था, लाइक बांग्लादेश को भी उन्होंने ही इंडिपेंडेंट करवाया था, लाइक इंडिया ने इंडिपेंडेंट करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, फर्स्ट समिट जो था उसमें कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था, नाम के कितने मेंबर्स थे उस टाइम पर, 25 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें 1961 में, ठीक है, 1961 में फर्स्ट जो समिट था इसका किसका, नाम अलायंस का जो फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में, तो उसमें कितने मेंबर स्टेट थी वहाँ पर, 25 मेंबर स्टेट ने इसको अटेंड किया था, उनके बीच में निगोसिएशन हुई थी। और उसके बाद इसकी मेंबरशिप जो थी नाम की वो डे बाय डे मतलब ईयर बाय ईयर एक्सपेंड होती गई। एक्सपेंड होने का मतलब क्या हुआ कि बढ़ती चली गई उसकी मेंबरशिप। लेटेस्ट मीटिंग नहीं हम लोग बोल सकते, 2006 में जो मीटिंग हुई थी वो 14th समिट हुआ था, और उसमें 116 मेंबर स्टेट्स थी उस टाइम पर उसकी, और 15 ऐसे नेशंस थे जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। और उसके बाद 2019 में इसकी 18th लिख लो आप लोग, 18th समिट इसका हुआ था 2019 में, ठीक है। 2019 में इसका कौन सा समिट हुआ, कौन से नंबर वाला समिट हुआ है, 18th समिट जो है वो कब हुआ है इसका नाम का, 2019 में, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि 120 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा मेंबर स्टेट्स थी, और ऑब्जर्वेशन का कुछ याद नहीं है मुझे, चलिए आगे बताती हूँ आप लोगों को। नॉन अलाइनमेंट जो थी तो वो क्या बताया गया कि ये बढ़ती जा रही थी इंटरनेशनली, मतलब बहुत सारी पॉपुलर मूवमेंट्स भी चलाई गई नाम के द्वारा, और बहुत सारी नेशंस जो थी उनका पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर वो ज्वाइन होती जा रही थी नाम में, ठीक है। और ये जो मूवमेंट थी नाम मूवमेंट जो थी वो बहुत ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्प्रेड हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया नाम जो था एक बहुत ही ईजियर नहीं है जिसको हम लोग डिफाइन कर पाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रॉडर टर्म है जिसको हम लोग मतलब एक सिंपली अगर हम लोग बोलें कि अलायंस की तरह इसको रीड आउट करते हैं, बाकी हम लोग इसकी डेप्थ में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानने बैठ जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को याद रखना है, सिंपली आप लोगों ने ये देखना है कि बायोपोलैरिटी यूएसए और यूएसएसआर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, नाम अलायंस जो फॉर्म हुआ था वही इनके लिए मेन चैलेंज था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो पॉलिसी थी नाम की पॉलिसी क्या थी, स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस। इनका मतलब क्या था कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो दो अलाइंसेस हैं उन अलाइंसेस से हम लोगों को दूर रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो जाना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लोग आइसोलेट नहीं होंगे, हम लोग न्यूट्रल, आइसोलेशन मतलब न्यूट्रलिटी को अपनाएंगे, आइसोलेट नहीं हो रहे हम लोग। नॉन अलाइनमेंट का ये मतलब था कि आइसोलेशन मतलब कि अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, कि हम लोग वर्ल्ड अफेयर से बिल्कुल हर एक नाता जो है वो तोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने सिंपली इतना कहा था कि हम लोग ऑफिशियली आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन जब हमें लगेगा कि हम लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुके हैं, सो वी हैव टू कोऑपरेट विद देम, हम लोग आप लोगों का साथ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि यूएसए जो था वो क्या कर रहा था, यूएसए की जब वॉर हुई थी यूएसए में, तो यूएसए की इंडिपेंडेंस वॉर कब हुई थी, 1776 में। याद रखना ये आप लोग, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1776 में, और 1787 में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम हो चुका था। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो था उसने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था। कैसे एक्टिव रोल प्ले किया है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि 1947 में जो नेशन इंडिपेंडेंट हो रहा है उसके बाद 1956 में उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है कुछ फ्रेंडली सर्कल के बेसिस पे, और आफ्टर दैट वो अपना एक ऐसा अलायंस बना देते हैं जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो डरता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई, उनका मेन मोटिव क्या था कि हम लोग को पीस जो है वो मेंटेन रखनी है, स्टेबल होना है हम लोगों को, और जिससे कि हम लोगों को क्या करना है, पीस स्टेबिलिटी होगी तभी हम लोग और ज़्यादा मतलब ताकतवर होंगे, और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, जिससे कि हम लोग नेशन को यूनाइट कर रखेंगे, और जितने भी टेंशन्स होंगी, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको हम लोग खुद से पर्सनली रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे बताया गया
सुपर पावर्स जो थी वो भी चाहती थी कि ये जो नाम नेशंस है वो आकर हमारे साथ जुड़ें, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। और नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रलिटी को यहाँ पर किस तरह से देखा जाता है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप लोग कि न्यूट्रलिटी है तो कहीं पर भी हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका मतलब ये था सिंपली स्टेइंग आउट ऑफ वार। स्टेइंग आउट ऑफ वार का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ वॉर से दूर रहना उनका मोटिव था। मतलब ये नहीं था कि हाँ हम लोग उन नेशंस के साथ बिल्कुल कोई भी रिलेशन ही नहीं रखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो इंडिया की हेल्प कभी भी यूएसएसआर नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पर बताया कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो न्यूट्रलिटी को मतलब फेवर नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या किया, वॉर के एंड के टाइम पर कुछ उनको मतलब हेल्प की ज़रूरत भी पड़ी तो उन्होंने इंडिया और बाकी वाले जो नेशंस थे उन्होंने हेल्प भी प्रोवाइड करी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम लोग किसी भी तरह की कोई पोजीशन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जब लगेगा अप्रोप्रिएट है, अभी हम लोग स्टेबल हो चुके हैं तो हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। और नॉन अलाइंड स्टेट्स जो थी उसमें इंडिया भी था और उसने बिल्कुल भी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दी थी वॉर में, लेकिन और बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिनमें उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन जो थी वो दी थी, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई भी फर्दर क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, सो प्लीज़ आस्क मी एट एनी टाइम। सो गॉड ब्लेस यू।